नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन धाइडू हब में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग अपनी हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें 3 क्लास आपको मैंने प्रोवाइड करा दी थी, जिसमें पहले जो क्लास थी वो इतिहास, उसके कालखंड एवं परिचय की थी। दूसरी क्लास आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरी क्लास आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, और आज की जो हमारी जो क्लास है जिसमें आपका लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता क्लास नंबर 4, जो कि आपकी बेस्ड है इनके सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, उनका राजनैतिक जीवन एवं उनका क्या कहते हैं आपका राजनीतिक जीवन। तो इन सभी जीवनों पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे, किस प्रकार के कृषि करते थे, क्या उनके मनोरंजन के साधन थे। इस प्रकार की चर्चा करते हुए इनसे क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कैसे आप मतलब पॉइंट को नोट करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि शुरुआत में आप आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर एकदम चिल होकर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राजनैतिक जीवन पहले आप हेडिंग डाल लीजिए और शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में इनका राजनैतिक जीवन। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा राजनीतिक जीवन, यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो उनका राजनीतिक जीवन था उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अगर इसमें हम लोग उनके राजनीतिक जीवन की चर्चा में पहला पॉइंट लिखने का अगर हम लोग प्रयास करें तो लिख सकते हैं कि यहाँ यानी सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर किसी एक प्रशासन का राज देखने को नहीं मिला है। यानी पहला पॉइंट तो यही कह रहा है हमारा कि यहाँ पर किसी भी एक प्रशासन का राज देखने को नहीं मिला है। अर्थात यहाँ जो प्रशासन था, यहाँ जो प्रशासन था, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का प्रशासन पुरोहित या व्यापारी या नगर मुख्य लोगों द्वारा चलाया जाता था। यानी जब अगर किसी भी एक व्यक्ति का प्रशासन में भाग देखने को नहीं मिला है तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण यही हो सकता है कि जो प्रशासन है या तो वो पुरोहित के द्वारा चलाया जाता होगा, पुरोहित मतलब किसी भी एक संस्था का जो हेड होता है, या कोई जो व्यापारी होता है व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया जा सकता होगा, या फिर अगर हम लोग चर्चा करें तो नगर के जो मुख्य लोग होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता होगा, जिन्हें हम लोग नगर प्रशासन भी कह सकते हैं, है ना भाई। अगर नगर के मुख्य लोग अगर कोई प्रशासन चलाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नगर प्रशासन कहेंगे। ठीक, आगे अगर हम लोग इसी पॉइंट में चर्चा करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। कौन है? स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने एक बात कही है। क्या कही है? स्टुअर्ट पिगट महोदय ने जो आपके मोहनजोदड़ो है और आपका दूसरा पड़ता है हड़प्पा, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसमें आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी था कि सबसे पहला खोजा गया स्थल आपका हड़प्पा था और दूसरा खोजा गया स्थल आपका कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने बता के रखा हम लोगों को कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी IVC यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, क्या कहते थे फ्रेंड्स? जुड़वा राजधानी कहते थे। ठीक, क्योंकि ये दोनों नगर लगभग आपको सेम देखने को मिले हैं, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो तो बिल्कुल शहरी सभ्यता के अकॉर्डिंग बना हुआ ही आपका एक नगर था। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें तीसरा पॉइंट हम लोग जो लिख चुके हैं, तो चौथा पॉइंट हमारा बन जाएगा। फिर एक व्यक्ति की बात होगी जो कि हैं हंटर महोदय। हंटर महोदय ने क्या बताया है? हंटर महोदय, तो हंटर महोदय ने बताया है, हंटर महोदय ने बताया है कि हंटर महोदय ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सत्ता यानी जो शासन था, सत्ता
राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक, यानी जो आजकल अपने यहाँ चलता है जिसे हम लोग जनतंत्र कहते हैं, त्रात्मक था। यानी जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो प्रशासन था वो आपका राजतंत्र नहीं था। कैसा था? आपका जनतंत्र था, यानी टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। गणतंत्र कह सकते हो या फिर आप उसे राजतंत्र भी कह सकते हो। अब ऐसा हंटर महोदय ने कहा क्यों? तो उस पॉइंट को अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि इनको कहने का कारण क्या था। तो यह कथन इस के अनुसार है, यानी किस चीज़ के अनुसार है? अनुसार है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र और महल आदि नहीं मिले हैं। यानी अगर इस कथन की बात करें तो ये कथन किस प्रकार की पुष्टि करता है? तो देखिए लिखा ना हंटर महोदय ने कि यहाँ जो राजतंत्रात्मक प्रणाली था तो उसका कारण यही था कि यहाँ पे खुदाई जब की गई तो किसी प्रकार की तलवारें या ढाल वगैरह नहीं मिली और ना ही किसी भी महल के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन होगा वो जनतंत्रात्मक होगा, यानी यहाँ पे राजा के द्वारा शासन ना होकर लोगों के द्वारा शासन था। तो राजनीतिक जीवन में क्या है कि प्रशासन जो है वो किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा देखने को नहीं मिला। कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है पुरोहित या किसी व्यापारी वर्ग या फिर कह सकते हैं किसी भी नगर प्रशासन के मुख्य लोगों द्वारा चलाया जाता होगा। आगे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगेट महोदय, जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यानी जो आपके जो स्थल खोजे गए थे, दोनों आपके मौजूदा समय पाकिस्तान में हैं, इन्होंने जुड़वा राजधानी कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किसने कहा? आपके स्टुअर्ट पिगेट महोदय ने। आगे एक व्यक्ति हंटर, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो आपका प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक नहीं था, जनतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक था। उसका रीज़न मैंने आपको बताया है कि किसी प्रकार के यहाँ पे मतलब तलवारें वगैरह अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं और ना ही कोई यहाँ पे महल आपको देखने को मिला है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, ये रहा इनका राजनीतिक जीवन। आगे अगर हम लोग देखें तो इनका सामाजिक जीवन, कि ये सामाजिक जीवन इनका कैसा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। तो भैया इनके सामाजिक जीवन से प्रश्न प्रायः आपको देखने को मिलता है। कैसे? अगर सामाजिक जीवन हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे जो परिवार की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार की सबसे छोटी इकाई, परिवार की सबसे छोटी इकाई थी, यानी परिवार जो यहाँ की क्या थी? परिवार यहाँ की सबसे छोटी इकाई थी। और परिवार प्रायः, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, और परिवार प्रायः मातृसत्तात्मक, और परिवार प्रायः मातृसत्तात्मक थे। यानी जो परिवार होते थे उनमें जो मुखिया होती थी वो प्रायः माता होती थी। वहीं अगर आप आगे हम लोग जो वैदिक कालीन की चर्चा करेंगे तो वैदिक कालीन में जो आपके परिवार होते थे उनमें वो परिवार पितृसत्तात्मक यानी पापा के द्वारा चलाए जाने वाले थे। जबकि आपके अगर बात करेंगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो यहाँ पे जो परिवार थे वो मातृसत्तात्मक थे। तो ये प्रश्न आपका बनता है, तो इसे आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा कि समाज में परिवार सबसे छोटी इकाई थी और परिवार में जो सत्ता चलाने वाली होती थी वो प्रायः माता होती थी। आगे अगर हम लोग चर्चा करें पॉइंट नंबर 2 की, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सौंदर्य प्रसाधन और
आभूषणों, आभूषण हम लोग समझ गए होंगे, ज्वेलरी का प्रयोग करते थे। यानी यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है हमारा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सौंदर्य प्रसाधन यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं और आभूषण यानी ज्वेलरी जो है वो उनका प्रयोग करते थे। अब कहेंगे सर आप ये पॉइंट कैसे कह सकते हो? तो सर ऐसे पॉइंट ये कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपको आपके चन्हू दड़ों से जहाँ से आपको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, और लिपस्टिक आपका क्या है, एक सौंदर्य प्रसाधन का आपकी एक वस्तु है। ऐसे ही आपको दर्पण यानी मिरर, तांबे से बने हुए मिरर के भी साक्ष्य मिले हैं। आपके पाउडर, कंघा, इन सभी चीज़ों को भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से देखने को मिले हैं। ठीक, तो कह सकते हैं हम लोग किस बात पे, जैसे मैंने आपको बताया, चन्हूदड़ों से प्राप्त आपका लिपस्टिक का साक्ष्य, जो कि एक सौंदर्य प्रसाधन की आपकी एक वस्तु होती है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें अपने तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। अब सर जितनी भी बातें कह रहे हैं वो किसी ना किसी साक्ष्य पे आधारित होकर ही कह रहे हैं। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी तो सब होते हैं, है ना, मतलब मनुष्यों में अगर बात करें तो शाकाहारी सब होते हैं। अब ये मांसाहारी कैसे थे? तो मांसाहारी में कहा यह जाता है कि अगर हम लोग बात करें तो आपका जो सबसे इनका पूर्वी स्थल पड़ता है, जो कहाँ पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर। क्या नाम है बच्चा? आलमगीरपुर, जो कि आपका मेरठ के पास में है। इसी आलमगीरपुर में यहाँ पे एक आपको हंडी मिली है। हंडी समझते हैं ना, मतलब वो एक मटकी टाइप की जो मिली है, उस मटकी में ही आपको क्या मिला है, मांस के कुछ टुकड़े देखने को मिले हैं। तो उसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मांसाहारी भी थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा किया, जरा एक बार देख लेते हैं, फिर इसको मैं रफ कर दूंगा। पहला है राजनीतिक जीवन में कि यहाँ के लोग, यहाँ पे जो शासन था वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं था। शासन या तो नगर प्रशासन द्वारा, व्यापारी वर्ग द्वारा या पुरोहित द्वारा चलाया जाता होगा। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने क्या कहा है? उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। हंटर महोदय ने क्या कथन दिया है? हंटर महोदय ने कहा है कि यहाँ का जो जीवन था वो राजतंत्र ना होकर आपका जनतंत्र था। उसका रीज़न है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका किसी भी अस्त्र और महल देखने को नहीं मिला है। सामाजिक जीवन में चर्चा करें तो परिवार की सबसे छोटी इकाई, मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, और परिवार प्रायः आपके मातृ सत्तात्मक थे, यानी माता द्वारा चलाए जाते थे। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। इसका जो मुख्य है वो आपको मैंने बताया, चन्हूदड़ों से प्राप्त आपका लिपस्टिक का साक्ष्य। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी का मैंने बताया है कि आलमगीर में प्राप्त हंडी से आपको मछली के मांस देखने को मिले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ। तो आगे हम लोग जब सामाजिक जीवन को देख रहे थे, उसमें अगर हम लोग अगला अपना पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 4, तो उसमें क्या लिख सकते हैं कि यहाँ की सभ्यता के लोग, यहाँ की सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, शांति प्रिय थे। अब फिर वही बात, ये सर आप कैसे कह सकते हो? तो मैंने बताया ना कि जो शासन था वो जनतंत्रात्मक था, है ना। जब वहाँ किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र देखने को ही नहीं मिलेगा तो लोग कैसे होंगे? आपके पीसफुल तरीके से रहते होंगे, नहीं शांतिपूर्ण तरीके से रहते होंगे। आगे अगर हम लोग चर्चा करें कि किसी भी वर्ण व्यवस्था, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, किसी भी वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य नहीं मिला है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि किसी भी नहीं मिला है, ठीक, नहीं मिला है। लेकिन समाज को पुरोहित, व्यापारी, शिल्पी
आदि वर्गों में बांटा जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने इस पर भी बताया ना। अब क्या हुआ है, तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। वर्ण व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो जो आप लोगों को पता होगा कि आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में, आपका जो सबसे पुराना वेद है जिसका नाम क्या है बच्चा, ऋग्वेद, इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमारे यहाँ 4 प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया है। ठीक, जिसमें आपको सबको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, यानी इन सभी जातियों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। चूँकि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ऋग्वेद से पहले की भी सभ्यता है, इसलिए यहाँ पे आपका जो वर्ण व्यवस्था है वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर आप समाज को बांटना चाहोगे तो समाज को आप पुरोहित, व्यापारी और शिल्पी, शिल्पी मतलब जो चीज़ें बनाते हैं, पुरोहित जो आपका पूजा पाठ में लगा रहता है, और व्यापारी जो आपका व्यापार करता था। क्योंकि आपको पता है कि आपका एक बंदरगाह जो कि लोथल में मिला है आपके गुजरात में, वहाँ से व्यापार ही आपका होता था। तो आप इन वर्गों में क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो, लेकिन किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल जैसे देखने को नहीं मिली है। आगे अगर हम लोग इस चीज़ पर चर्चा करें तो क्या कह सकते हैं, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 6 कि आपका यहाँ के लोग यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने मनोरंजन के लिए पासा का खेल और पशुओं की लड़ाई आदि करते थे। यानी मनोरंजन के साधन के लिए अगर उनके पास देखो तो ज़्यादा साधन नहीं था, लेकिन वो पासे का खेल और आपके पशुओं की लड़ाई, ये इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो मनोरंजन का साधन था वो क्या था, पशुओं की लड़ाई, ये इनका मुख्य था। ठीक, एक तरफ कह रहे हैं हम लोग कि ये शांति प्रिय थे, दूसरी तरफ इनका मुख्य खेल क्या है, वो लड़ाई है। शांति प्रिय का मतलब यहाँ पे ये है किसी एक के ऊपर दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते थे, ये आसानी से ये लोग रहते थे। और यहाँ पशुओं की लड़ाई इनका मनोरंजन का खेल है। ठीक आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो देखेंगे हम लोग ये इनका सामाजिक जीवन था। आगे हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, इनका आर्थिक जीवन। जो हमारा तीसरा जीवन इनका हो जाएगा वो हो जाएगा इनका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन को हम लोग प्रमुख चरण में देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला चरण हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा इनका क्या कहते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर। क्योंकि जो आपका पता होगा आपको, कृषि के जो पहले साक्ष्य हैं वो आपको मेहरगढ़, जो कि इस समय आपको कहाँ है, पाकिस्तान में। यानी सबसे पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका मेहरगढ़ से मिला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें आर्थिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, तो आर्थिक जीवन में कृषि की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ के लोग सिंचाई, बुआई और जुताई आदि चीज़ों से परिचित थे। यानी यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो आपका सिंचाई, बुआई और जुताई, यानी जो आपके तीनों प्रक्रिया जो होती हैं कृषि में, उन सभी चीज़ों से परिचित थे। ठीक, अगला पॉइंट अगर हम लोग इसी में लिखना चाहें तो यहाँ के लोग यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गेहूँ
जौ, मटर आदि की खेती किया करते थे। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो गेहूं यानी आपका व्हीट, जौ और मटर, इन 3 चीज़ों की आपकी खेती मुख्यतः तौर से करते थे। और भी चीज़ों की करते थे, लेकिन मुख्य अगर आप चर्चा करेंगे तो इन 3 चीज़ों की लोग करते थे। लेकिन इसमें हम लोग कह सकते हैं कि चावल से परिचित थे, चावल से परिचित थे। ध्यान रखिएगा, चावल से परिचित थे लेकिन चावल की खेती नहीं करते थे। मैंने आपको बताया था कि चावल की खेती के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसके भंडारण के साक्ष्य आपको लोथल में देखने को मिले हैं। चूँकि व्यापार होता था तो हो सकता है व्यापार आपका वस्तु विनिमय से हो, तो यहाँ से गेहूँ ले गए हों और वहाँ से चावल उठा लाए हों। आगे अगर हम लोग पूछें तो इसमें कहा जा सकता है कि गन्ना और राई, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गन्ना और राई की फसल से परिचित नहीं थे। यानी गन्ना और राई की फसल को जानते भी नहीं थे कि इस प्रकार की कोई फसलें होती भी होंगी। कहाँ के लोग? आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस फसल से परिचित नहीं थे, नहीं देखिए यहाँ पे छूट गया, कभी कभी नहीं छूट जाता है। ठीक, तो यहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गन्ना और राई की फसल से परिचित नहीं थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चावल से परिचित थे लेकिन खेती नहीं करते थे, गेहूँ जौ मटर की खेती करते थे। ठीक, आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो आगे इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, आपके क्या कह सकते हैं यहाँ पे, व्यापार का। व्यापार कैसे करते थे? तो व्यापार आपका 2 तरीके से होता है, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात मतलब जो आप मंगाते हो यानी आया, निर्यात मतलब निकालना जो आप देते हो दूसरे देशों को। ठीक, तो अगर हम लोग सबसे पहले करें निर्यात में, किस किस चीज़ों का ये लोग निर्यात करते थे। ठीक, तो निर्यात में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सूती वस्त्र, अपने यहाँ वस्त्र हमेशा से फेमस रहे हैं, तो सूती वस्त्रों का अपने यहाँ से क्या होता था, निर्यात होता था। ठीक, सूती वस्त्र का निर्यात होता था। साथ में हाथी दांत, ठीक ध्यान रखिएगा, हाथी दांत का निर्यात होता था। और बर्तन, यानी जो मैंने बताया था आपके मनका और मृदभांड वगैरह जो आपके मिले हुए हैं, इन सब का हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। यानी निर्यात में सूती वस्त्र, हाथी दांत और आपका बर्तन। मैंने बताया भी था आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पहले वीडियो में, जहाँ पे विशेषता लिखवाई थी कि लोग माप तौल से परिचित थे। और यहाँ पे माप तौल के लिए हाथी दांत का पैमाना जो कि 16 गुणज प्रणाली का होता था, उसका प्रयोग करते थे। उस वीडियो में आप ये लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग आयात की चर्चा करें तो क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं, तो आयात में अगर हम लोग देखें तो आयात में अगर हम लोग सबसे पहले चर्चा करें, आपके क्या कहते हैं जिसको हम लोग चांदी। ठीक, तो ये चांदी कहाँ से मंगाते थे, तो भैया ये चांदी 2 जगह से मंगाते थे। एक जगह है आपकी ईरान, दूसरी है आपकी अफगानिस्तान। ईरान और अफगानिस्तान। ठीक, चांदी का ये लोग आयात करते थे ईरान और अफगानिस्तान से। थोड़ा आ नहीं पाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं इनके व्यापार की। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने व्यापारिक जीवन पे, जिसमें मैंने आपको चांदी के बारे में बताया था कि चांदी ये लोग आपके अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें इसमें आपका क्या कह सकते हैं, दूसरा जो चीज़ जो लोग मंगाते थे वो थी आपकी टिन। तो टिन भैया आपको ये अफगानिस्तान से ही मंगाते थे। अब तो नहीं मंगा सकते अफगानिस्तान से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि अब तो वहाँ सबको पता है तालिबान है, लेकिन उस समय लोग मंगा लेते थे। ठीक, आगे अगर हम लोग चर्चा करें अपने तांबा की, तो सबको पता है कि तांबा अपने यहाँ से अच्छा कहीं नहीं होता है। कहाँ होता है आपका, खेतड़ी राजस्थान। ठीक, जो लोग राजस्थान वाले हैं वो थोड़ा सा खुश हो गए होंगे कि खेतड़ी राजस्थान
खान है वहाँ पे तांबे की, वहीं से आपका तांबा ये लोग मंगाते थे। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो आपका एक लाजवर्द। अब कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है, तो भैया ये एक प्रकार का पत्थर होता है, ठीक। जैसे आपने पत्थरों में सुना होगा मनका होता है, आपका नीलम होता है, पन्ना होता है, इसी प्रकार से एक आपका लाजवर्द होता है। उसकी पिक आप उस कोने में देख पा रहे होंगे। लाजवर्द ये एक प्रकार का आपका नीला नीला पत्थर है जिसपे हल्की से आप गोल्डन से पॉइंट देखने को आपको मिल रहे होंगे। यही लाजवर्द पत्थर ये लोग मेसोपोटामिया से मंगाते थे, ठीक। यानी आपकी 4 चीज़ें जो मुख्यतः ये लोग आयात करते थे, इनमें सबसे पहले हमने बताया आपको चांदी आपको ये अफ़गानिस्तान और ईरान। आगे बात करें हम लोग टिन, तो जो प्राय आपका अफ़गानिस्तान से, उसके बाद तांबा जो आपका खेतड़ी से, और लाजवर्द जो एक प्रकार का पत्थर होता था। पत्थर समझ गए ना आपका, जैसे नीलम है, आपका मणिक है, पन्ना है, इस प्रकार से एक पत्थर होता था लाजवर्द। इस पत्थर को ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंगाते थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से और लोगों के पास से वीडियो भेजेगा जाएगा, जिससे उनका नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से शिकायत हो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो या कोई भी आपको लगता हो कि ये चीज़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। अगर जिसका कमेंट अच्छा लगेगा तो हम अपने सर से कहेंगे कि उस कमेंट को कमेंट ऑफ द डे के रूप में अपने कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर लगाएं, जिससे लोगों को भी पता चले कि हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और हम लोग क्या चाहते हैं, ठीक। तो वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपने क्लिक किया है तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तीसरे में, पहले हम लोगों ने देखा था कि इनका व्यापार, फिर हम लोगों ने कृषि देखा, अब हम लोग देखने वाले हैं इनका जो तीसरा है पशुपालन। ये भी आपका आर्थिक जीवन में भी आएगा। तो पशुपालन में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ के लोग गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पालते थे। यानी भैया पालते वही सब चीज़ें थे जो हम लोग पालते हैं अपने घरों में, जिन्हें हम लोग अपनी शॉर्ट भाषा में पेट एनिमल्स कहते हैं। उन्हीं एनिमल्स को ये भी पालते थे, कुछ नया नहीं पालते थे। लेकिन इन्हें एक पशु बहुत ज़्यादा प्यारा था। जैसे अपने यहाँ लोगों को डॉगी और काऊ बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे इनको एक कुबड़ वाला सांड अत्यधिक प्रिय पशु था। अत्यधिक प्रिय पशु था। यानी अगर चर्चा करेंगे आप, पता नहीं क्या देखते होंगे, हो सकता है जो पशुओं की लड़ाई हो उसमें ये लोग यूज करते हों, ठीक। जैसे सनी देओल की आपने एक पिक्चर देखी होगी अजय, उसमें वो एक कुबड़ वाले सांड से ही लड़ता है। छोटा भीम भी आपका एक कुबड़ वाले सांड से ही लड़ता है। तो जो एक कुबड़ वाला सांड है ये इनको बहुत ज़्यादा पसंदीदा, इनका क्या कह सकते हो आप, पशु था, ठीक। बहुत ज़्यादा ये लोग इसको पसंद करते थे। आगे अगर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, तीसरे पॉइंट पे अगर हम लोग चर्चा करें तो घोड़े से परिचित थे, किंतु घोड़े को पालते नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, पालते नहीं थे। हो सकता है चारे की समस्या रहती हो, ठीक, या फिर घास कम हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। घोड़े से परिचित थे लेकिन घोड़ा पालते नहीं थे। जैसे चावल की खेती से परिचित थे, चावल को मंगाते भी थे, खाते भी होंगे, जब मंगाते होंगे भंडारण तो नहीं खाली करते होंगे, वैसे घोड़े से परिचित थे लेकिन घोड़े को पालते नहीं थे, ठीक। अब ये चीज़ सर कैसे कह सकते हैं, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं, आपका एक स्थान है जिसका नाम है सुरकोटदा, है ना। सुरकोटदा में घोड़े के अस्थि पंजर आपको देखने को मिले, यानी घोड़े के अवशेष। तो भैया जब अवशेष देखने को मिले होंगे तो जानते भी होंगे कि घोड़ा है। अब हो सकता है घोड़ा नाम हम लोगों ने रखा है, वो किसी और नाम से जानते हो, लेकिन परिचित है, ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं, ठीक।
आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो ये इनका था आर्थिक जीवन, ठीक, यानी जहाँ से इनका अर्थ यानी प्रॉफिट होता था। अब हम लोग देखने वाले हैं इनका धार्मिक जीवन, ठीक। अगला जो हमारा जीवन है वो कैसा है, धार्मिक जीवन। देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन के 4 ही या 3 ही पक्ष होते हैं, जो एक हो गया आपका राजनीतिक जीवन जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, उसके बाद हम लोगों ने इनका सामाजिक जीवन देखा, फिर आर्थिक जीवन देखा, अब इनका हम लोग धार्मिक जीवन देखने वाले हैं, ठीक। चलिए तो इस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि किसी भी एक धर्म का वर्चस्व नहीं था, यानी किसी भी एक धर्म का वर्चस्व नहीं था, ठीक। एक धर्म जो था वो शक्तिशाली नहीं था, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते होंगे। अब हो सकता है कि सब लोग सनातन धर्म के हों, हो सकता है कि विभिन्न विभिन्न धर्म के भी हो सकते हैं। तो किसी एक ऐसा मतलब क्या कह सकते हो, वैल्यूएबल कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जैसा वैदिक काल में आपको पुस्तकें मिली हैं सॉरी, तो उसमें आप कह सकते हो कि सनातन धर्म या वैदिक धर्म वहीं से है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी भी एक धर्म का वर्चस्व देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम लोग चर्चा करें तो हड़प्पा के लोग हड़प्पा के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अब ये पॉइंट मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको हड़प्पा पढ़ाया था, स्थल पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक आपको क्या कह सकते हैं मोहर यानी मिली है, जिसपे एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा बनी है जिसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं और वह व्यक्ति मुद्रा यानी अपने योग मुद्रा में बैठा है। तो ऐसी मुद्रा आपको भगवान शिव, मैंने बताया था आपको, भगवान शिव की ही हो सकती है, ठीक। तो इन्हीं शिव को हम लोग एक कहते हैं ना पशुपतिनाथ, ठीक है ना, तो उसी की लोग पूजा करते थे। कहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो, हड़प्पा को मैंने बताया ना पप्पा से समझो, ठीक। और बप्पा के पप्पा कौन है, आपके शिव जी, बप्पा बोले तो आपके गणेश जी, ठीक। तो हड़प्पा में आपका बप्पा सेंस आ रहा है और बप्पा के पप्पा कौन है, आपके शिव जी। तो हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करेंगे, आपके शिव जी की पूजा करेंगे, ठीक। देखिए कैसे भी कनेक्ट करके आप अपना याद कर लीजिए, ठीक है। हमारा एक तरीका भी है आपको ट्रिकी वे से याद कराने का। हम लोग पूरी तरीके से तो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा ट्रिक वगैरह जब यूज़ कर लेते हैं तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती है कि हड़प्पा मतलब बप्पा, बप्पा के बप्पा शिव जी, ठीक। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तीसरे पॉइंट में, तो तीसरे पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं जैसे आपका हड़प्पा में पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, ऐसे मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की पूजा होती थी, ठीक। मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की पूजा होती थी क्योंकि वहाँ से आपको मातृ देवी की एक मूर्ति देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पे माँ आ रहा है, यहाँ पे भी मात्रा आ रहा है, तो ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे देखें। आगे अगर हम लोग चर्चा करें अपने पॉइंट नंबर 4 की, तो लोग हवन आदि करते थे, लोग हवन आदि करते थे, ठीक। अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, हवन मतलब बोला जाए अग्नि कुंड। अगर हम लोग हवन की चर्चा करें तो हवन क्या होता है हमारा, अग्निकुंड, ठीक। अग्निकुंड के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, ये आपको 2 जगह से मिले हैं, एक आपका बनावली से, ठीक, और दूसरा आपका लोथल से। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बनावली और लोथल से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि स्वास्तिक आप लोग जानते होंगे, स्वास्तिक जो चिन्ह होता है आपका ये वाला, ठीक। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं।
स्वास्तिक चिन्ह के आपको प्रमाण मिले हैं। अब ये चीज़ हम लोग कैसे कह सकते हैं, जिनके लोगों के हवन होता होगा तो पता होगा कि हवन से पहले जहाँ पे हवन कुंड रखा जाता है वहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह आपका बनाया जाता है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है वो आपको हवन कुंड जो मिले हैं आपके बनावली और लोथल से वहाँ देखने को मिला है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का एक प्रकार का इनका धार्मिक जीवन था। तो हम लोगों ने क्या चर्चा की, जरा एक बार आप सुन लीजिएगा, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, अपने दिमाग में आप बोलते रहिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा धार्मिक जीवन को, तो सबसे पहले देखा राजनीतिक जीवन को। तो राजनीतिक जीवन में हमने देखा कि जो जीवन था वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। इसका आपका प्रमाण हंटर महोदय ने बताया भी है कि किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र और महल नहीं मिले, है ना। आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बोला गया है और ये बताने वाले स्टुअर्ट पिगट महोदय थे। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी सामाजिक जीवन की। तो समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी, परिवार थी। और परिवार आपके कैसे थे, मात्र सत्तात्मक थे। वही ऋग्वैदिक काल में परिवार आपके आगे चलकर कैसे हो जाएंगे, पितृसत्तात्मक हो जाएंगे। वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिली है, लेकिन आप अगर बांटना चाहो तो समाज को शिल्पी, पुरोहित और व्यापारी वर्ग में बांट सकते हो। यहाँ की सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, ठीक, और मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे। शाकाहारी का प्रमाण आलमगीरपुर के आपके हांडी में मिले मछली के आपके अवशेष हैं। आगे चर्चा करें तो लोग शांति प्रिय थे, यानी लोग मनोरंजन के लिए पासे और आपके पशुओं की लड़ाई का खेल खेलते थे। लोग सौंदर्य प्रसाधन और आपके आभूषणों का प्रयोग करते हैं। आभूषण अगर आपको उस जमाने के देखने हैं तो मोहनजोदड़ो एक पिक्चर आई थी आपके ऋतिक रोशन की, उसमें देखा गया कि लोग बड़े बड़े कुंडल और बाहों में आपके क्या कह सकते हैं वगैरह पहन के चलते हैं, ठीक। तो वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे अगर इसी में हम लोगों ने चर्चा की थी इनके आर्थिक जीवन में। तो आर्थिक जीवन में हमने सबसे पहले देखा था कृषि। तो यहाँ के लोग जुताई, बुवाई और सिंचाई, यानी तीनों प्रकार की जो कृषि की प्रक्रिया होती हैं उनको जानते थे। गेहूँ, जौ, मटर की क्या करते थे, खेती करते थे, लेकिन गन्ना और राई से परिचित भी नहीं थे। पशुपालन में अगर चर्चा करोगे तो गाय, भैंस, बकरी सभी चीज़ के लोगों को पशु पालते थे, लेकिन घोड़ा को नहीं पालते थे। घोड़े से परिचित थे और घोड़े के अस्थि पंजर आपको सुरकोटदा से देखने को मिले हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि लोग व्यापार भी करते थे, और व्यापार में क्या होता है आपका आयात भी होता है और निर्यात भी होता है। आयात में लोग हाथी दांत का पैमाना, जिसकी पिक आपको मैंने भी पीछे दिखाई थी, और बाद में अगर हम चर्चा करें आपके क्या कहते हैं सूती वस्त्र और बर्तन, ये इन सभी चीज़ों का ये लोग निर्यात करते थे। और आयात यानी जो मंगाते थे उसमें सबसे पहले चांदी थी जो आपकी ईरान और अफगानिस्तान से, टिन आपका अफगानिस्तान से, तांबा आपका खेतड़ी से, और लाजवर्क जो कि आपका पत्थर था आपने भी पीछे देखा वो मेसोपोटामिया से मंगाते थे। आगे हम लोग चर्चा करें यहाँ के धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन में किसी भी एक धर्म का वर्चस्व नहीं था, जो आके ऋग्वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा कि सनातन धर्म का वर्चस्व आपको हो जाता है। हड़प्पा के लोग आपको पशुपतिनाथ की पूजा करते मिलेंगे, वहीं आपके मोहनजोदड़ो के लोग माता देवी की पूजा करते मिलेंगे। लोग हवन आदि करते थे, और अग्निकुंड यानी हवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बनावली और लोथल से। यहीं से आपका एक स्वास्तिक का चिन्ह का प्रमाण देखने को मिलता है। वहीं ऋग्वैदिक काल में आपको ओम यानी जो आपका ओम है उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक कंप्लीट चैप्टर था। आप आसानी से देख सकते हो, मैंने पूरा जीरो टू हीरो कह सकते हो एक तरीके से कवर करा दिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल को देखने वाले हैं, ठीक। तो अगर अभी हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है परिवर्तन द एडू हब के नाम से, उसको आप फॉलो जरूर कर दीजिएगा। उसमें अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी। आपने शेयर या अपने वीडियो पे क्या कर सकते हो, स्टोरीज पे लगा सकते हो। अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। आपका प्यार अपने साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।